हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप का मॉडल पेपर थर्ड लेकर आ रहे हैं। 2 मॉडल पेपर जा चुका है, जो नहीं देखें इसी चैनल में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वीडियो। तो थर्ड मॉडल पेपर हम लोग लेकर आ रहे हैं, मॉडल सेट एंटरप्रेन्योरशिप का मॉडल सेट थर्ड। तो चलिए देखते हैं, इसका शॉर्ट में हम लोग पढ़ लेते हैं। बाकी डिटेल तो हम लोग पहले 2 वीडियो में बता ही चुके हैं। तो इसमें हम 2 पार्ट में क्वेश्चन रहता है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में शॉर्ट रहता है। तो सबसे पहले शॉर्ट में है आर्थिक विकास क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है कि अगर हम देश के आर्थिक विकास की बात करें या बिजनेस के आर्थिक विकास की बात करें, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर हमारे देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी डेवलप हो रहा है, आर्थिक क्रिया अगर बढ़ रही है, तो ये माना जाता है कि वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे सेल हो, हर फील्ड में जहाँ पे हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, हमारी अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो वो कहलाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? उद्यमिता। इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि जब कोई एक व्यक्ति नया आइडिया, नए विचार लेकर आता है और कुछ नयापन लेकर मार्केट में आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं उद्यमिता। उद्यमिता एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसमें निर्णयों को एक एकीकृत श्रृंखला सम्मिलित होती है। यह आर्थिक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन अथवा वितरण के लिए एक लाभप्रद व्यावसायिक इकाई का निर्माण, संचालन एवं विकास करता है। विपणन मिश्रण क्या है? बोलता है कि मार्केटिंग मिक्स, बार बार पूछा जा रहा है, हर तीनों सेट में है। मिक्सचर ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटी, वो विपणन मिश्रण कहलाता है। विपणन मिश्रण क्या है? विपणन क्रियाओं का मिश्रण है जिसके अंदर 4 काम करते हैं, 4P: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। डेप्ट कैपिटल क्या होता है? तो जब पूंजी आप लोन के जरिए मार्केट से उठाते हैं तो उस कैपिटल को डेप्ट कैपिटल बोलते हैं, और जब मालिक बना के पूंजी लेते हैं तो उसको हम लोग इक्विटी कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, देखिए शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल क्या होता है? अंश पूंजी। तो जब हम पूंजी मालिक बना के किसी को हिस्सा बेच के अगर पैसा लाते हैं तो वो कहलाता है शेयर कैपिटल, और लोन से पैसा उठाते हैं तो वो कहलाता है डेब्ट कैपिटल। ठीक है, अब पार्ट बी में चलते हैं। विभिन्न प्रकार के उद्यमों की व्याख्या कीजिए। कितने तरह के इंटरप्रेन्योर्स होते हैं? तो बहुत सारे इंटरप्रेन्योर्स है, देख लीजिए, कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इंटरप्रेन्योर में, पहला हम लोग किस आधार पर बात करें? टेक्निकल एजुकेशन के आधार पर। तो टेक्निकल एजुकेशन के आधार पर टेक इंटरप्रेन्योर्स, नॉन टेक इंटरप्रेन्योर्स। जो टेक्नोलॉजी यूज़ करता है टेक हो गया, जो नहीं यूज़ करता है नॉन टेक हो गया। टेक्निकल लेवल के आधार पर देखें तो ग्रेजुएट इंटरप्रेन्योर्स होता है और डिप्लोमा होल्डर इंटरप्रेन्योर्स होता है, और उसके बाद क्राफ्टमैन इंटरप्रेन्योर्स भी होता है। अगर क्षेत्र के आधार पर देखें तो रूरल और अर्बन हो गया, ग्रामीण और शहरी। अगर हम डाइवर्सिटी के आधार पर देखें तो डिजेबल हो गया, और अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक उद्यमी होता है। बहुत सारे उद्यमी होते हैं, ये सारे इंटरप्रेन्योर्स होते हैं। अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, तो इसके लिए इंडिविजुअल इंडस्ट्री इंटरप्रेन्योर्स होता है, पार्टनरशिप इंडस्ट्री इंटरप्रेन्योर्स होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, और इंटरप्रेन्योर इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है। उद्यमिता को परिभाषित कीजिए और इसके महत्व को बताइए। फिर अभी बता दिए, उद्यमिता एक व्यक्ति भी हो सकता है, व्यक्तियों का समूह हो सकता है, जो किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करता है, एकीकृत श्रृंखला में निर्णय लेता है। यह आर्थिक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण के लिए एक लाभप्रद इकाई का निर्माण करता है, उसका संचालन करता है, उसका विकास करता है। इसको हम लोग इंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं। अब इसका महत्व क्या है? तो स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है, खुद रोजगार, अपना भी रोजगार देता है और दूसरे को भी रोजगार देता है। आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण करता है। इकोनॉमिक पावर किसी एक आदमी के हाथ में ना रहे, ये काम करता है ये। अगर हमारे देश में या पूरी दुनिया में इंटरप्रेन्योर्स को हटा दिया जाए ना, तो इकोनॉमिक पावर कुछ कुछ गिने चुने लोगों के पास रह जाएगा। जैसे भारत में देखो, पैसा का मामला जब आता है तो फिर अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, मित्तल, जिंदल, यही सब का नाम आता है, बाकी आम आदमी का नाम ही नहीं आता। लेकिन इंटरप्रेन्योरशिप आने से आम लड़का भी अगर मेहनत किया तो उस जगह पे पहुंच रहा है, अच्छा खासा पैसा जनरेट कर रहा है, नए उत्पाद और आविष्कार को बढ़ावा देता है, यह हमेशा नए प्रोडक्ट को लेकर आने का प्रयास करता है। मानवीय संसाधन का उपयोग, मैन पावर जहाँ हमारे पास है उसका सही इस्तेमाल कर पाता है। स्वदेशी उद्यम को बढ़ाता है, अपने देश के इंटरप्रेन्योरशिप को, अपने देश के इंडस्ट्री को आगे बढ़ाता है। और रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, तेज़ी से अर्थव्यवस्था को विकास करता है, विकसित करता है। संस्थागत पट्टा और पट्टा वित्त में क्या अंतर है? एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस एंड लीज फाइनेंसिंग। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस क्या होता है और लीज फाइनेंसिंग क्या होती है? चलिए दोनों मंत्र देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस की बात कर लेते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस का मतलब होता है, संस्थागत वित्त का तात्पर्य है वित्तीय संस्थान, जैसे बैंक से उधार लेना, क्रेडिट यूनियन से उधार लेना, बीमा कंपनी से उधार लेना, अन्य वैसे समान संस्थाओं से धन उधार लेना। ठीक है, अगर हम उधार लेते हैं तो उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, यानी बैंक से हम उधार ले लिए तो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस है। अगर हम क्रेडिट यूनियन से उधार ले लिए, बीमा कंपनी से उधार लिए तो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस है। संस्थागत वित्त में आमतौर पर ऋण या क्रेडिट लाइनों के
माध्यम से पैसा उधार लेना होता है, एक सिस्टम से आपको जाकर पैसा लेना होता है। इन फंडों का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी, विस्तार, परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, ये सब में कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन क्या होता है? तो बहुत ब्याज दर, पुनर्भुगतान का कार्यक्रम, समपार्श्विक आवश्यकता सहित संस्थागत वित्त के नियम और शर्तें आमतौर पर उधारकर्ता और वित्तीय संस्थानों के बीच बातचीत की जाती है, और ये शर्तें उधारकर्ता की साख, ऋण उद्देश्य और मौजूदा बाजार की स्थिति जैसे कारकों पर के आधार से भिन्न हो सकती हैं। मतलब इसका अपना टर्म्स एंड कंडीशन रहता है। ऑनरशिप क्या होता है? तो भाई उधारकर्ता संस्थागत वित्त का उपयोग करके अर्जित संपत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण बनाए रखता है ताकि वह सहमत शर्तों के अनुसार अर्जित ब्याज के साथ उधार ली गई धनराशि चुका सकता है। मतलब बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो ये सारी शर्तें हैं। लेकिन अगर आप लीज फाइनेंसिंग करते हैं, लीज फाइनेंस करते हैं, तब क्या होगा? बैंक से लोन लेने का तो हम लोग जानते हैं कि अपना प्रॉपर्टी उसके पास रखना होगा, ब्याज दे देना होगा, मूलधन एक समय के बाद वापस कर देना होगा। अगर ब्याज नहीं चुका पाएंगे तो प्रॉपर्टी भी उसके हाथ में चला जाएगा। लेकिन लीज फाइनेंसिंग क्या होता है? तो बोलता है कि लीज फाइनेंस में एक निर्दिष्ट अवधि यानी एक फिक्स पीरियड में नियमित लीज भुगतान के बदले उपकरण, मशीनरी, वाहन, संपत्ति जैसी संपत्तियों का उपयोग प्राप्त करना शामिल होता है। मतलब हम लीज फाइनेंसिंग के जरिए क्या किए कि एक फैक्ट्री है, हमको कार बनाना है, तो अब अपना पैसा हम कहाँ से लगाएंगे उतना? तो हम दिमाग लगाए कि कोई कार बनाने वाली फैक्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मान ली एमपी में मैन्युफैक्चरिंग करता है वो कार। हम क्या किए, हम बोले सर आपका मशीन सब कुछ आपका हम यूज़ करेंगे, जितना पैसा होगा खाली हम वो दे देंगे आपको, सब कुछ हम आपका यूज करेंगे, खाली आपका जितना पैसा बनेगा वो हम दे देंगे, बाकी हम अपना फैक्ट्री सेटअप नहीं करना चाहते। तो यहाँ फाइनेंस इस तरह का, तो वो लीज फाइनेंसिंग होती है, हम लीज के आधार पर फाइनेंस कर ले रहे हैं। इसका प्रकृति क्या होता है? बोलता है संस्थागत वित्त के विपरीत होता है, जस्ट उल्टा होता है। पट्टा वित्त में पैसा उधार लेना शामिल नहीं है, हम किसी से पैसा उधार नहीं लेंगे, हम उसका संपत्ति उधार खरीद लिए। जैसे हम अभी क्या बताए कि किसी के दूसरे के फैक्ट्री में जाके मान लें 3 दिन के लिए हम प्रोडक्शन करना है, तो दूसरे के फैक्ट्री में सब कुछ दूसरा का हम गए, 3 दिन उत्पादन किए, जो उसका पैसा बना वो दे दिए और चल दिए। हमको अपना फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं पड़ा, तो पैसा कहाँ हमको जरूरत पड़ेगा? अगर जब हमको अपना फैक्ट्री ही नहीं बनाना है तो क्या हमको पैसा की जरूरत पड़ेगा? क्या हम लीज फाइनेंसिंग कर रहे हैं, यहाँ पे पैसा उधार लेना शामिल नहीं। इसके बजाय यह व्यवसायों को बड़े अग्रिम निवेश की आवश्यकता के बिना ही परिसंपत्तियों के उपयोग तक पहुँचने की अनुमति देता है। यानी हम बिना पैसा लगाए, सोचिए कोई फैक्ट्री खोला 4,000 करोड़ लगा के, हम 1 रुपया नहीं लगाए और जाके उसी की फैक्ट्री में प्रोडक्शन करके आ गए, उसको पैसा दे दिए जो बनता है, भैया हमसे जो बनता है बना देंगे। अब जैसे सिंपल बता रहे हैं, अगर कोई मिठाई दुकान खोलता है या होटल खोलता है तो क्या करता है बताइए? अभी होटल खोलेगा, अभी नया नवेला है, उसको खुद पता नहीं कि होटल चलेगा कि नहीं चलेगा, बढ़िया चलेगा नहीं चलेगा। शुरुआत में वो पूरा 10 लाख रुपए लगा के पूरा बिजनेस एकदम सेटअप, चूल्हा उल्हा सब अपना रख लेता है। और जो होशियार होता है बोलता है ना ये सब कुछ नहीं लगाना है। किसी दूसरे होटल वाले से बात करता है, दूसरे होटल वाले से बात कर लिया कि भैया हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान रखिएगा सारा काम हम आपसे लेंगे, सारा मिठाई उठाई सब आप ही के यहाँ बनवाएंगे, हम एक क्या बोलते हैं उसको प्लेट तो खरीदबे नहीं करेंगे, सब आपसे बनवाएंगे सीधा बेचेंगे। अब बताइए, इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। बैंक से उधार लेके और बिजनेस स्टार्ट किया, नहीं चल रहा है, शुरुआत में नई मिठाई बिक रहा है तो टेंशन में आ जाएगा, अरे टेंशन में नहीं बिकेगा, नहीं बनेगा, खाली दुकाने का ना रेट देना पड़ रहा है, बाकी कुछ तो ना लेबर चार्जेज है ना कोई मटेरियल का चार्जेज है, कुछ नहीं, सब बाहर से बनवा रहे थे। ये है लीज फाइनेंसिंग, ये इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग। टाइप्स ऑफ लीज फाइनेंसिंग तो बोलता है बहुत टाइप के होते हैं अलग अलग, जैसे ऑपरेटिंग लीज होता है बिजनेस चलाने का, फाइनेंस लीज होता है, ये सब बहुत सारे लीज होते हैं, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज, ये सब फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा मान लीजिए अगर नहीं चला तो नहीं चला तो भैया छोड़ दीजिए, बड़ा आसान है, नहीं चला तो हम छोड़ के चल देंगे, हम आपने उससे लीज लिए, लीज तोड़ देंगे, हम उसके आगे रेंट आपको नहीं पे करेंगे, तो ये आसान है ना। जबकि 10 लाख लेके होटल सेट कर देना और अगर नहीं चला तो आप बर्बाद हो, क्योंकि कोई उपाय नहीं। टैक्स एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो बोलता है कि कर और लेखांकन उपचार, पट्टा वित्त का कर और लेखांकन उपचार पट्टे के प्रकार पर, उसकी अवधि पर, उसका लेखांकन मानक जैसे कारकों के आधार पर होता है। आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा एक चीज़ और समझिएगा, आप जानते होंगे, मान लीजिए कि हमको, ध्यान रखिएगा, एक कंपनी है जिसको कार चाहिए अपने मालिक को चढ़ने के लिए, ठीक है। मान ली हमारी कंपनी नेशनल हाईवे बनाती, तो नेशनल हाईवे बनाती तो इधर जो ऑफिसर आएगा उसको चढ़ने के लिए गाड़ी चाहिए ना। अब 2 ऑप्शन है, या तो खुद परचेज करें और या तो किसी से लीज पर ले लें। तो बताइए, जब ये भी नेशनल हाईवे यहाँ पे बन रहा है, ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से पूरा सेटअप उठेगा और चला जाएगा कहीं और, क्योंकि नेशनल हाईवे एक ही जगह थोड़ी बनते रहेगा। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए ऑफिस यहाँ रखें, तो हम यहाँ गाड़ी खरीदेंगे नहीं, हम वहाँ से किसी वहीं पे किसी आदमी का गाड़ी लीज पर ले लेंगे, हमको 3 महीने के लिए गाड़ी चाहिए, जो आपका भाड़ा बनेगा हम दे देंगे।
3 महीने के लिए वो हमको गाड़ी दिए, यूज़ कर लिए, और जब हमारा वहाँ से रोड बन गया तो आगे हम लोग को रोड बनाना है, तो इसके लिए प्लांट हम यहाँ पे लगा दिए, फिर यहाँ पे किसी से लीज ले लेंगे। ठीक है, गाड़ी खरीदेंगे तो कितना लफड़ा है, और अगर गाड़ी हम लीज पर ले लेते हो तो आसानी होती है। तो यही है लीज फाइनेंसिंग, जहाँ पे हम अपना पैसा ना लगा के लीज पे ले लेते हैं। अब देखिए साझेदारी और सहकारिता में क्या अंतर है, बोलता है व्हाट इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन। कोऑपरेशन, सहकारिता, तो पार्टनरशिप के बारे में तो जान रहे हैं, ठीक है, सहकारिता के बारे में थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। कोऑपरेटिव आप सुने होंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है जब कोई संगठन, सोसाइटी अपने सदस्यों की भलाई के लिए काम करता है, तो वैसे सोसाइटी को हम सहकारी समिति या कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप महिला मंडल को जानते हैं, महिला मंडल क्या है, अपने सदस्यों की भलाई के लिए खोला गया है, इसलिए खोला जाता है, इसलिए उसमें महिलाएं सदस्य बनती है कि अगर हमको पैसे की ज़रूरत पड़ जाएगा तो सस्ते दर पर हमको उधार मिल जाएगा। और कोई पर्पस उनका नहीं होता, पैसा कमाने के लिए वहाँ महिला मंडल में पैसा जमा नहीं करती है। जितना महिला मंडल में पैसा मिलता है उससे ज़्यादा तो बैंक दे देगा या दूसरी जगह से पैसा आ जाएगा। उनका पर्पस ये होता है कि अगर हमको ज़रूरत पड़ गया पैसे का तो कम से कम ब्याज दर पर हमको पैसा आसानी से उपलब्ध हो जाए, इसके लिए महिला मंडल काम करती। तो यहाँ लिखा है कि इसका अभिप्राय लोगों के उस ऐच्छिक संघ से जो सदस्यों की भलाई के उद्देश्य से इकट्ठा होते हैं, उनका विशेषता दिया हुआ है, उनका लाभ दिया हुआ है और उनका हानि दिया हुआ है। अब हम थोड़ा सा अंतर दोनों में समझा देते हैं। जब अंतर पूछा है तो पार्टनरशिप के लिए अलग से कानून है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, सहकारी संगठन के लिए अलग से कानून है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1920 में पास हुआ था। पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 पार्टनर और मैक्सिमम 50 पार्टनर होते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं, लेकिन जब कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। पार्टनरशिप का लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड होता है, जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में लायबिलिटी लिमिटेड होता है। ये कुछ अंतर है जो आपको देखना है। बाकी यहाँ पे अगर हम मेरिट डिमेरिट सब लिख देंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा। नवाचार को परिभाषित कीजिए और इसके महत्व को देखिए। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इनोवेशन क्या होता है, तो इनोवेशन का मतलब नया विचार प्रस्तुत करना। इनोवेशन का मतलब क्या होता है, नया विचार प्रस्तुत करना। ये क्वेश्चन हम लोग पिछले वाले में देख चुके हैं, फिर भी बता देते हैं। नए विचार को अगर हम लेकर आते हैं तो इनोवेशन कहलाता है। चाहे नया विचार किसी प्रोडक्ट को बनाने का हो, किसी प्रोसेस को बनाने का हो, किसी मशीनरी को ठीक करने का हो, या मार्केटिंग स्ट्रेटजी का हो, या पता चला सप्लाई चेन को लेके हो, या एडवर्टीजमेंट को लेके हो, किसी भी जगह पे अगर नया विचार आ रहा है तो वो इनोवेशन कहलाता है, नवाचार कहलाता है। उसका इंपॉर्टेंस है ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। जो नया विचार रखेगा वही अर्थव्यवस्था को आर्थिक गति देगा, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा। इनहांसिंग कॉम्पिटिटिवनेस, मार्केट में कंपटीशन भी वही लेके आएगा जो नवाचार करेगा, कुछ नया विचार लेकर आएगा। मीटिंग इन इवॉल्विंग कस्टमर नीड्स, जो ग्राहक का आवश्यकता है उसको पूरा करना भी पूरा वही कर पाएगा जो नया विचार लेकर आएगा। सॉल्विंग सोसाइटल चैलेंजेस, जो सोसाइटी में चैलेंज आ रहे, समाज में जो चुनौतियाँ आ रही, उस चुनौती को सॉल्व करने का भी काम वही करेगा जो मार्केट में नया कुछ लेकर आ रहा है। इनकरेजिंग एंटरप्रेन्योरशिप, लोगों के अंदर उद्यमिता की क्षमता वही इनकरेज कर सकता है, वही बढ़ा सकता है जो कुछ नया विचार लेकर आ रहा है। इम्प्रूविंग इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, कोई काम करने की क्षमता और उसकी इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस वही बढ़ा सकता है लोगों के अंदर या सिस्टम के अंदर या सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर जो नया विचार लेकर आएगा। फोस्टरिंग कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनरशिप करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोलैबोरेशन के ऊपर वही फोकस करेगा जो कुछ नया आइडिया लेकर आएगा। और एडॉप्टिंग टू डिसरप्शन, बोलता है कि आज के समय में जितने भी व्यवधान हैं, जितने भी परेशानियां हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उस सारे प्रॉब्लम्स को आसानी से एडॉप्ट करना और उसको उसका सॉल्यूशन ढूंढने का काम भी वही कर पाएगा जो आज इनोवेशन कर रहा है। तो जो मार्केट में इनोवेशन कर रहा है वही ये सारे काम कर पाएगा। तो हम लोग सेट 3 भी कंप्लीट कर लिए। अब उम्मीद करते हैं कि तीनों सेट से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप तीनों सेट को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है। थैंक यू।